जोशी है। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ और आज के वीडियो में मैं उन सारे सवालों के आपको आंसर दूंगी जो आपने मुझे ईमेल में करके पूछे थे। ये वाला वीडियो थोड़े लेट आ रहा है, मतलब बीच के 2-3 फ्राइडे ऐसे गए जिसमें मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया या इस टाइप का वीडियो अपलोड नहीं किया। उसका कारण ये है कि जितने भी सवाल लोग पूछ रहे थे लगभग उनसे रिलेटेड मैं वीडियोस बना चुकी थी, तो ऐसी कंडीशन में मैं उन्हें उन पुराने वीडियोस का लिंक दे रही थी और साथ ही साथ वही ईमेल में ट्रीटमेंट बता रही थी। पर ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके रिलेटेड मैंने आपसे बात नहीं करी या फिर कुछ इंटरेस्टिंग सवाल थे, तो उनका मैं यहाँ वीडियो बनाकर आंसर दूंगी। यदि आपका कोई सवाल है तो वो भी आप ईमेल करके मुझसे पूछ सकते हैं। याद रखिए ईमेल वाला ऑप्शन फ्री नहीं होता, ठीक है। चलो पहले सवाल के ऊपर आगे बढ़ते हैं। नाम बता देती हूँ क्योंकि इन्होंने अपनी मदर से रिलेटेड सवाल पूछा है। ये पहला सवाल है जो कि विक्रम पांडे ने पूछा था। इन्होंने पूछा है कि माई मदर एज 64, 64 साल की उनकी उम्र है, हाइट है इनकी 4 फुट 11 इंच की हाइट है, वेट है 68 kg, इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन इंसोम्निया फ्रॉम लास्ट 10 ईयर। पिछले 10 साल से डिप्रेशन और इंसोम्निया, एक तो डिप्रेशन जो सब लोग जानते हैं, इंसोम्निया मतलब नींद का ना आना, इन दो बीमारियों से ग्रसित हैं पिछले 10 साल से, जिसके लिए एलोपैथिक मेडिकेशन वो ले रही हैं। ऑलरेडी एलोपैथी की मेडिसिन ले रही है, लेकिन अभी कुछ समय से इनको स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई है, जिसके लिए लीवोसिट्रिजिन टैबलेट ले रही है। अब ये चाहते हैं कि इसके लिए मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताऊं। मैंने इन्हें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बता दिया था, लेकिन ये कुछ कन्फ्यूजन में थे तो मैं इसको यहाँ पर शामिल कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले एक चीज समझिए, आपने डिप्रेशन और इंसोम्निया के लिए 10 साल ट्रीटमेंट लेकर बहुत ज़्यादा बड़ी गलती करी है। डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी है। अभी जब से सुशांत सिंह की मृत्यु हुई है, उन्होंने सुसाइड किया है, उसके बाद हर व्यक्ति डिप्रेशन के बारे में बात कर रहा है। मैं यहाँ आपसे एक बात करना चाहूँगी, डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, सुन लो इस बात को। डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, डिप्रेशन मन की स्थिति है और ये कभी भी किसी भी प्रकार की मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकती। मेडिसिन से थोड़ा सहारा मिल सकता है ना। जैसे आपको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है तो उन्होंने कोई मेडिसिन दे दी एलोपैथी वालों ने, तो ठीक है, वो एंग्जाइटी कुछ देर के लिए कम हो जाएगी, लेकिन एंग्जाइटी होती क्यों है उसको आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। प्रॉपर काउंसलिंग होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। आपको थेरेपी के सेशन लेने चाहिए। थेरेपी मतलब बस बैठ जाओ वहाँ पर और जो आपके साइकोथेरेपिस्ट होते हैं वो आपसे बात करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, आपको एडवाइस देते हैं, आपको लाइफ को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए वो आपको बताते हैं। तो प्लीज़ मेडिसिन के सहारे भी मत रहिए, अपनी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए और समझने के लिए एक्सपर्ट की हेल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, डियर जिंदगी, मेरी फेवरेट मूवी में से एक है। मैंने उसको 2-3 बार देखा। मुझे हर मूवी में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग देखने अच्छा लगता है, समझ आता है। मूवी हिट नहीं रही। डियर जिंदगी मेरे ख्याल से इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित नहीं हुई थी। आलिया भट्ट और शाहरुख खान की मूवी है, लेकिन वो सारे लोग जिनको डिप्रेशन है, जिनको इंसोम्निया है, जिनको एंग्जाइटी है, जिनकी हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, जिनके बच्चे और माँ बाप की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, उनको ये मूवी देखनी चाहिए। आपको ज़िंदगी जीने का एक तरीका समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी है। किस तरीके से जो साइकेट्रिक होते हैं, जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, वो किस तरीके से आपके दिमाग को समझने का प्रयास करते हैं और कैसे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी मदद करते हैं, तो वो आपको सीखने को मिलेगा। और प्लीज़ वही अप्रोच अपनाइए, सिर्फ मेडिसिन खाने से नहीं होगा। अब दूसरी बात, अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो रही है कुछ समय से। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है, ठीक है, तो उसको अर्टिकेरिया या ऐसी प्रॉब्लम होनी ही होनी है। अर्टिकेरिया भी क्या होता है, ये भी एक दिमाग की स्थिति होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ खुजली मच रही है, ठीक है, आपके हाथ में कुछ हो जाता है, आपको खुजली मच रही है, आप यहाँ पे खुजाते हो, उसके बाद आपको वहाँ अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी खुजली होती है ना, उसको खुजाने का मन करता है। ये अंदर से इंटेंशन आता है कि यार खुजली हो रही है, इसको खुजाओ खुजाओ। हमको पता है, हमारे दिमाग को पता है कि ये खुजली हम खुजाएंगे तो और ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन हम फिर भी खुजाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यही दिमाग की कंडीशन है। कुछ हो नहीं रहा होता है वहाँ पे, कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन खुजली मच रही है, आपको होता है बार बार। ये भी एक मानसिक रोग है, ये डिप्रेशन के साथ में ही चलता है। अब आपने मुझसे पूछा कि इसके लिए पर्टिकुलर ट्रीटमेंट बताओ, मैंने आपको बता भी दिया, उससे आपको थोड़े दिन के लिए आराम मिलेगा, लेकिन ये दिमाग की कंडीशन है। अगर आप इसको समझ लोगे तो आप इसको जल्दी ठीक कर पाओगे, मदर की हेल्प कर पाओगे। उनको मोटिवेट करना है ना खुजाने के लिए।
एक टीवी सीरियल की एक क्लिप थी, मैं उस तरीके की वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे आता नहीं है, इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है। एक डांसर है, मैं आपको उसका नाम बता देती हूँ, कृति डांसर है, और जो डांस इंडिया डांस कंपटीशन हुआ था ना उसमें आई थी वो। उनको एक प्रॉब्लम थी, उनको बात करते करते खुजली मचती थी, और बड़ा उनका कॉमेडी उड़ाते थे कि अगले 2 मिनट के लिए अगर कृति तूने नहीं खुजाया तो फिर तुम फाइनलिस्ट हो जाओगी, या इस तरीके का मजाक उड़ाते थे। उसको आप देखना, शायद कहीं आपको यूट्यूब पे उस तरीके के क्लिपिंग मिले। तो खुजाना भी एक दिमाग की कंडीशन होती है। ठीक इसी तरीके से एक और डांस का शो आया था, अभी वाला जो था, डांस प्लस वाला जो शो था, उसमें एक कैरेक्टर था, उसको हिलने की बीमारी थी। उसको टारगेट दिया जाता था कि अगले 2 मिनट तक तुम बिना हिले कैसे बात करोगे, तो उसको ऐसे स्टैंड अप करके खड़े रहने का मजाक उड़ाते थे कि 60 सेकंड के लिए अगर तुम एक जगह पे ऐसे खड़े रह गए तो तुमको हम फाइनलिस्ट वाला वो मेडल दे देंगे। ये अलग अलग रोगों की कंडीशन है, ठीक है। उन लोगों में वो बीमारी के रूप में नहीं बढ़ पाया, छोटी हैबिट के रूप में रह गया। लेकिन किसी किसी व्यक्ति में, खासतौर से ऐसा व्यक्ति जैसे आपकी जो मदर की कंडीशन है, जो ऑलरेडी किसी प्रकार के मानसिक रोग के शिकार हैं, उनको ये प्रॉब्लम बार बार आती है। एक और मूवी आई थी, मूवी का इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग यार देखा करो यार, मूवी सिर्फ और सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए नहीं होती है, कभी कभी कुछ सीख भी लिया करो। एक मूवी आई थी, वो मूवी बहुत 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 बड़ी फ्लॉप है, और मेरे ख्याल से उसका कोई हीरो हीरोइन भी कोई फेमस नहीं है। मैं उसका नाम सर्च करके डाल दूंगी इसमें कहीं पे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। उस मूवी में वो जो लड़की रहती है वो पेन किलर की एडिक्ट रहती है। उसके दिमाग में ये चीज़ भरी हुई है कि मुझे पेन हो रहा है। उसको जब भी कोई चीज़ समझ नहीं आती, उसको पेन किलर की मेडिसिन चाहिए होती है, और वो कहीं ना कहीं से कैसे भी करके पेन किलर, सिंपल सा पेन किलर है, ठीक है, लेकिन वो उसकी भी एडिक्ट हो जाती है। उसको दर्द हो रहा है, वो सबको बोलती फिरती है कि उसको दर्द हो रहा है। डॉक्टर्स को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुमको दर्द नहीं है, तुम एंग्जाइटी में हो, तुमको टेंशन है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है। ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि प्लीज़ आप समझो, हमारे जो दिमाग की या हमारे सोचने का तरीका है वो बहुत 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 ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और यदि आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा सिंपल करके लें। दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करो। अगर दिमाग के गुलाम हो जाओगे ना तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब आपके ट्रीटमेंट पे मैं बात करती हूँ। पहली चीज़ तो आपको अपने डिप्रेशन को ठीक करने के लिए, अपनी मदर के, ठीक है, मदर के डिप्रेशन को ठीक करने के लिए उनको जितनी जल्दी हो सके किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास ले जाना चाहिए, और उनकी प्रॉपर वीकली काउंसलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, उन्हें मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने के लिए मोटिवेट करिए। जितना ज़्यादा वो किताबें पढ़ेंगी उनका अंतर्मन उतना ज़्यादा विकसित होता जाएगा। ये हमारी किताबों की बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग है। किताब पढ़ने से हमेशा आपका दिमाग विकसित होता है, खासतौर से मन विकसित होता है। तो उनको मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने के लिए मोटिवेट करिए। रेगुलर एक्सरसाइज करवाइए। पसीना निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल लोगों ने वो टीवी पे ऐड देख देख के ना पसीने को बिल्कुल गलत मान लिया है। पसीना आया नहीं कि डिओड्रेंट लगा दिया कि हाँ पसीने की स्मेल छी छी छी। नहीं यार, पसीना निकलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे ह्यूमंस का एक नेचुरल प्रोसीजर है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर एक एक छोटी से सेल के अंदर भी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हो पाता है। और यदि आपके शरीर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई कंजेशन डेवलप हो रहा है, कोई अवरोध डेवलप हो रहा है, तो जो प्रेशर के साथ ब्लड जाता है उससे वो अवरोध खत्म हो जाता है। इसलिए आपको पसीना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पसीना कैसे आएगा? एक्सरसाइज करने से। उनको मोटिवेट करिए कि रेगुलर एक्सरसाइज करनी ही करनी है। कुछ लोग वॉकिंग को एक्सरसाइज मानते हैं, मैं वॉकिंग को बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं मानती। वॉकिंग आपको मन को खुश करने के लिए अच्छी हो सकती है कि चलो यार दोस्तों के साथ थोड़ा टहल के आते हैं, या कुछ आंटियों की मीटिंग है तो टहल के आते हैं, उसके लिए हो सकती है। लेकिन वॉकिंग एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब है कि आपका रेस्पिरेशन तेज हो जाए, आपका जो हार्ट है, जो आपकी हार्ट की स्पीड है वो तेज हो जाए, और तीसरी चीज़ आपको स्वेटिंग होने लगे, पसीना आ जाए। ये 3 यदि स्टेप आपके हो रहे हैं तो ही आप एक्सरसाइज कर रहे हो। तो उनको एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट करिए, ठीक है। उसके बाद चौथी चीज़ आती है, उनकी मन की स्थिति को समझने की कोशिश करिए। थोड़ा सा अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज लाइए, उनसे बात करिए।
उनको समझाने की कोशिश मत करिए, उनकी क्या बात है उसे समझने की कोशिश करिए, किस कारण से वो डिप्रेशन में है। और जहाँ तक लास्ट में अर्टिकेरिया की बात है, तो चूंकि डिप्रेशन का होना वो भी एक वातज व्याधि है, अर्टिकेरिया भी आयुर्वेद के हिसाब से वातज व्याधि है, खुजली का होना वातज व्याधि होता है, तो सभी प्रकार के जो वात रोगों की चिकित्सा होती है वो उसमें काम कर जाएगी। आपको कुछ खास नहीं करना है। अर्टिकेरिया के लिए पूरे शरीर में उनको नारियल तेल की मसाज लेने की आदत डालिए। आप उन्हें हैबिट में डाल सकते हैं कि नहाने से पहले, अभी गर्मियों का टाइम है तो इंसान 2 बार नहाता है, अदरवाइज जब भी 1 बार नहा रहे हैं तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। नहाने से पहले पूरे शरीर के ऊपर नारियल तेल की आपको मसाज करनी है। मसाज करने के बाद हल्के गुनगुने पानी से आपको नहाना है, स्नान करना है। इतनी सी हैबिट डालिए तो उससे उनको जो अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है उसमें उनको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो आपको मेडिसिन यूज़ करनी थी वो मैंने आपको ईमेल में बता दी है। ये सारी चीज़ें मैं ईमेल में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने आपके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा सेक्सुअल सवाल है, जिन लोगों को नहीं सुनना वो स्किप कर दें यहाँ से। इन्होंने सवाल किया है, इनकी एज 23 साल है, इनके साथ में मेरे साथ जब मैं क्लास 10th या जब ये 10 या 12 साल की एज में थे तब एक लड़के ने इनके साथ सेक्स किया था। ठीक है, एनाल सेक्स किया था, यानी कि ऑलमोस्ट रेप हुआ था। ठीक है, सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ था, असॉल्ट हुआ था, जिसमें एनस इनकी ख़राब हो गई। बाथरूम वाली भी फट गई, मतलब एनस का एरिया, वो पूरा एरिया एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। एक तरीके से बोल सकते हैं कि इनके साथ सेक्सुअली असॉल्ट हुआ था। फिर उन्होंने इसके लिए अपने लेकिन उसके बाद में इन्होंने सेकंड क्वेश्चन ये लिखा है, अपने पेनिस को बिग करने के लिए हैमर ऑफ थोर का यूज़ किया, जिसके साइड इफ़ेक्ट हो गए। इस दवाई से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा साइड इफ़ेक्ट हो गए। उसके बाद इन्होंने जापानीज़ ऑयल का इस्तेमाल किया, उससे इन्हें इरेक्शन डिसफंक्शन होने लगा। उस टाइम मुझे ड्रिंक करने की आदत थी, साथ में थोड़ी सी स्मोकिंग करते थे। इन्होंने चेक कराया, डॉक्टर से चेक कराया तो इनके सीमन इन्फेक्शन बताया, और अब मेरे पेनिस का साइज़ छोटा हो गया है, पहले 11 इंच का था, वगैरह वगैरह फालतू। प्रैक्टिस करते टाइम मेरा पेनिस अंदर की तरफ हो जाता है। बहुत सारी इन्होंने चीज़ें लिखी हैं। देखिए, पहली बात तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप मुझे ईमेल में कुछ भी ऊटपटांग सवाल पूछ के कुछ, मेरे लिए दुनिया की हर चीज़ मेडिकल कंडीशन है। मेरे लिए आपके दिमाग को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक फर्जी सवाल आपने पूछा था, और उस फर्जी सवाल से नुकसान केवल आपका ही होना है। आपके 100 रुपीज़ का जो आपने पेमेंट किया वो बर्बाद हो गया। आपको सवाल सुनना था, पढ़ना था, तो मैंने सुन लिया। ठीक है, आप लोगों की हो गई। जिस व्यक्ति के साथ इतना ब्रूटली सेक्सुअली असॉल्ट हुआ हो, वो इस तरीके से साइज़ बढ़ाने की दवाएं ट्राई करना, ये सब करना, ये सब फालतू बकवास है। ठीक है, लगभग ऐसा नहीं हो सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यदि आप ये बोलते हैं कि सेक्सुअली असॉल्ट होने के बाद आपके साथ अगर आप असॉल्ट ना बोल के नॉर्मल तरीके का सेक्स बोलते हैं कि हाँ आपके साथ आपने इन्वॉल्व हुए थे, आपका कोई रिलेशनशिप बनी थी, तो समझ में आता है। अदरवाइज तो ये सब बकवास वाली चीज़ है। ठीक है, इसीलिए आपका सवाल का जवाब में इतना टाइम भी लगा, मैंने ईमेल में भी आपको रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, चलो अगले सवाल के ऊपर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है, इनका सवाल भी इंटरेस्टिंग था। ठीक है, हेलो मेरी प्यारी दीदी, मेरी एज 21 साल है। आपके चैनल पर हर वीडियो है, लेकिन OCD के बारे में एक भी वीडियो नहीं है। बिल्कुल करेक्ट, मेरे चैनल पर ऑलरेडी OCD के बारे में एक वीडियो है। चलो कोई बात नहीं, मुझे 5 साल से OCD की थॉट्स आते हैं, तो मैं मैनेज नहीं कर पाता। इतनी एंग्जाइटी होती है जिसकी कोई हद नहीं, तड़प महसूस होती है, पैनिक अटैक इतने तेज़ आते हैं कि मेरी आंखों के नीचे काला हो जाता है। 2019 में मुझे ठीक से पता चला कि मुझे OCD है। जब मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गया, उन्होंने मुझे दवाई दी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। एक तो आपको मैं एक बात बोलूँगी, सभी लोगों को अपने ईमेल जब भेजा करिए तो टू द पॉइंट 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ सवाल लिखा करिए। उससे क्या आपका सवाल आप क्या कहना चाह रहे हो वो ईजिली समझ में आता है। इन्होंने आगे लिखा है, दीदी मेरा वेट बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, खाया पिया कुछ भी शरीर को नहीं लगता, बॉडी एब्जॉर्ब कम न कर पाती है, पाचन के लिए झंडू पंचारिश पीता हूँ तो थोड़ा आराम आता है, भूख भी कम लगती है, बहुत दुबला हो गया हूँ। ठीक है, इनका
और भी इन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन के ब्रांड वैद्यनाथ, डाबर, कौन सी अच्छी रहेगी, उम्मीद करता हूँ आप मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यार पहली चीज़ तो OCD के ऊपर ऑलरेडी वीडियो है। OCD है क्या, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया लगभग वही चीज़ है। OCD भी एक मानसिक अवस्था है, एक दिमाग की कंडीशन है जिसमें आप किसी थॉट को कंट्रोल नहीं कर पाते। अब आप OCD के लिए मेडिसिन लोगे, ठीक है, समझने की थोड़ी सी कोशिश करो। ठीक है, आपके दिमाग में थॉट हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मेरे दिमाग में थॉट आता है कि मुझे ये ब्रश उठाना चाहिए। ठीक है, अब ये ब्रश यहाँ पे पड़ा हुआ है, अब मैं आपसे यहाँ बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग बार बार यहाँ घूम रहा है कि यार ये ब्रश उठाना था। फिर मैं अपने आप को कंट्रोल करूँगी, फिर ये ब्रश उठाना था। फिर जब तक मैं उस चीज़ को उठा नहीं लूँगी, जब तक मैं वो चीज़ काम कर नहीं लूँगी, तब तक मेरे दिमाग को चैन नहीं आएगा। वो चीज़ मेरे दिमाग के अंदर चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। ये चीज़ होती है OCD। ठीक है, कई लोग होते हैं जिनको हाथ धोने की हैबिट हो जाती है, कुछ लोग होते हैं जिनको हमेशा डर लगा रहता है कि घर के अंदर चोरी नहीं हो जाए, तो वो अपने घर के ताले चाबी 50 बार चेक करते रहते हैं। 50 बार चेक करने के चक्कर में कई बार खुले छोड़ जाते हैं, क्योंकि पहले लगाया फिर खोला, फिर लगाया फिर खोला, फिर लगाया फिर खोला, फाइनली लगा के खुला रह गया, और फिर उनको टेंशन होती है, अरे यार मैं भूल गया, मेरे को भूलने की बीमारी है। इस तरीके के कंफ्यूजन जो होते हैं इसको OCD बोलते हैं। OCD में सिर्फ आपके दिमाग में एक थॉट बार बार घूम रहा है। अब आप इसे दवाई के साथ अगर निकालने की कोशिश करोगे तो उससे क्या होगा, आपने दवाई खाई, आपके दिमाग में एक थॉट आया, ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया कि ब्रश आपको उठाना है, ये थॉट आपके दिमाग में आया, आपने मेडिसिन ले ली। मेडिसिन लेने से क्या होगा, आपके दिमाग में आने वाले थॉट और आपकी जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, जिसको उठाना, जिसको ये पूरी एक्सरसाइज करनी थी, इसके बीच का जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, एक जो कम्युनिकेशन होना चाहिए था वो ब्रेक हो गया। लेकिन ये किस चीज़ से हुआ, मेडिसिन से हुआ, दवाई से हुआ। जैसे ही दवाई का असर खत्म, आप वापस वहीं पे लौट फिर के वहीं आ गए। OCD जैसी कंडीशन को भी आप दवाई के सहारे ठीक नहीं कर सकते, ये भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये समझो आप लोग, दिमाग की समस्याएं केवल और केवल अपने दिमाग की गड़बड़ी को समझने से सॉल्व होती हैं। आप इसके लिए मेडिसिन का सहारा लेने की कोशिश करोगे तो ये सही नहीं हो पाती, नहीं होंगे। आप चाहे जितना एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद कुछ भी दिखा लो, थोड़ा सा फायदा मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा फायदा आपको नहीं मिलने वाला। OCD को ठीक करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस क्या करनी पड़ेगी, अपने आप से बोलना पड़ेगा कि इट्स ओके, मुझे नहीं काम करना। अगर आपको ये चीज़ ब्रश यहाँ से उठानी थी, तो आपको अपने दिमाग को बार बार बोलना पड़ेगा कि नहीं, ब्रश उठाना अननेसेसरी है, अभी ये काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, अभी ये गलत चीज़ है, अभी मैं अपने कैमरे के ऊपर फोकस करूँगी, अभी मैं अपने दिमाग को कहीं और नहीं लेके जाऊँगी। बार बार अपने दिमाग को जिस चीज़ को आपको करना है उसकी तरफ टारगेट करना है, और जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है उससे अपना ध्यान हटाना है। और ये आपको खुद करना पड़ेगा, डे टू डे में हैबिट लानी पड़ेगी। रोज़ रोज़ आपको कुछ नई नई एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि जिस चीज़ की आपको OCD है, जो भी थॉट आपके दिमाग में आ जाता है वो नहीं निकल पा रहा है, तो आपको उसको डाइवर्ट करना है। आप चले जाओ, मूवी देखने चले जाओ, आप ऑफिस के काम में बिजी हो जाओ। कई बार OCD को दूर करने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि बॉस से डांट पड़ जाए। घर पे अगर आपकी किसी से लड़ाई हो रखी है और आपके दिमाग में वो चीज़ लगातार चल रही है, तो बाहर से आके आपको कोई कलेक्टर आके या कोई कमिश्नर आके डांट जाए ना, तो आपका OCD वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने दिमाग को डाइवर्ट करो, दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व करो। जितना ज़्यादा आप दूसरी चीज़ों के बारे में सोचोगे, देखोगे, और ये धीरे धीरे होगा, इसमें टाइम लगेगा, ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़, हर बीमारी का इलाज दवाई नहीं होता, इस चीज़ को समझो। दवाइयों के ऊपर जो आपकी डिपेंडेंसी हो गई है, प्लीज़ उसको छोड़ने का प्रयास करो, ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आपने जो लिखी है कि आप कुछ भी खाते पीते हैं और शरीर को लगता नहीं है, आप लगातार दुबले होते जा रहे हैं, उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता रही हूँ कि आप खाना खाने के बाद दोनों टाइम सुबह शाम चित्रकादी वटी खाना चालू करें। सिंपल सी मेडिसिन है, किसी भी आयुर्वेदिक फार्मेसी में आपको मिल जाएगी। चित्रकादी वटी 2-2 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद आप चालू कर दीजिए। इससे आपको भूख अच्छी लगेगी, खाना आपका अच्छे से पचेगा, और जो आप खाना खा रहे हैं वो आपके शरीर को लगेगा। रेगुलर एक्सरसाइज करना चालू कर दीजिए। मेडिसिन आपको नहीं लेनी है, मेडिटेशन आपको रेगुलर करना है, मोटिवेशनल बुक्स आपको पढ़नी है, एक्सरसाइज करनी है, खाना टाइम से खाना है। मैं एक चीज़ है जिसके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्टली बिलीव करती हूँ कि भूख और प्यास, ये दोनों चीज़ें स्वाभाविक हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको भूख नहीं लगती, इम्पॉसिबल है। लेकिन लोग भूख मारते हैं,
मारते कैसे हैं, 11 बजे भूख लग रही है लेकिन उस टाइम पे टीवी देखने लगे कि अरे यार अभी नहीं खा रहे, थोड़ी देर में खाना खाएंगे, या फ़ोन पे बात करने लगे। खाना गरम गरम बना हुआ था, ताज़ा था, आप खा सकते थे, लेकिन आपका फ़ोन आ गया, आप फ़ोन अटेंड करने के लिए चले गए। या खाना देखा, यार अभी नहीं खाते हैं, थोड़ा अभी चाय पीने का मन है, चाय पी लेते हैं। जो लोग इस तरीके से अपने भूख को मारने का काम करते हैं उन्हीं व्यक्ति को भूख नहीं लगती है। अदरवाइज भूख लगना एक स्वाभाविक चीज़ है। इस पूरी कायनात में कोई ऐसा जीव नहीं हो सकता जिसको भूख ना लगे, ठीक है। किसी को मलेरिया हो जाए, कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम हो जाए जो दिख रही है, उसकी वजह से भूख नहीं लग सकती है, ठीक है। लेकिन फिजिकली जो व्यक्ति फिट है उसको भूख हमेशा लगेगी, क्योंकि भूख लगना आपके शरीर की नीड है, ठीक है। इस चीज़ को समझो। तो अगर आप चाहते हो कि आपको भूख अच्छे से लगे तो अपने जो आपकी साइकिल है खाना खाने की उसको सेट कर दो। खाने के टाइम पे केवल खाना खाया करो, टीवी बंद कर दिया करो, मोबाइल को साइड में रख दिया करो, कोई किताब नहीं करनी, कोई किसी से बात नहीं करनी, कोई ऑफिस की बातें डिस्कस नहीं करनी। खाना मतलब खाना खाना है, प्रेम से, अच्छे से, श्रद्धा भाव से खाना खाया करो। आपको क्या लगता है, हमारे जो पुराने ऋषि मुनि होते थे उन्होंने खाने से लेके बहुत सारे नियम बनाए हैं कि खाना खाने से पहले आपको हाथ धोना है, फिर वो आसन बिठाना, फिर वो थाली अच्छे से रखनी है, फिर थाली को पहले प्रणाम करना है, फिर भगवान को ध्यान करते हुए फिर भोजन खाना चाहिए। खाना खाते समय बात करना मना होता है, खाना खाते समय दूसरे विचार नहीं मन में आने चाहिए। इस तरीके से बहुत सारे नियम हमारे यहाँ बताए गए हैं। वो नियम इसीलिए बताए गए थे कि खाना एक बहुत अच्छी चीज़ है, प्रेम से, श्रद्धा भाव से खाना खाइए, ठीक है। भूख लगेगी, मैं और कुछ नहीं बता सकती इस चीज़ में। केवल थोड़ा सा आप चित्रकारी वटी खा लो अगले 10-15 दिन के लिए, तो जो थोड़ी बहुत 19-20 आपके पेट में प्रॉब्लम होगी वो सही हो जाएगी। ओसीडी आपको खुद ही ठीक करना है, खुद ठीक करना चाहोगे तो हो जाएगी। प्लीज़, मोटिवेशनल ऑडियो की भरमार है यूट्यूब पे, भरमार है, इतने सारे आपको ऑडियो मिलेंगे। पावर थॉट मेडिटेशन होता है, सिस्टर शिवानी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हैं। जिनको इंग्लिश में अच्छा लगता है वो अब्राहम हिक्स के और बॉब प्रॉक्टर के, इनके सुन सकते हैं। रॉबिन के जो मेडिटेशन ऑडियो आते हैं वो सुन सकते हैं इंग्लिश में। जो अपने यहाँ हिंदी के हैं जो सदगुरु बोलते हैं, फिर इस्कॉन टेम्पल के गुरु हैं, उनका भी बहुत ही अच्छा आता है। उनका मैं नाम भूल गई, क्या नाम है, कुछ स्वामी करके कुछ नाम है। ये लोग अच्छे मेडिटेशन बताते हैं। यहाँ मैं धर्म की बात नहीं कर रही हूँ कि आप हिंदू में कन्वर्ट हो जाएं या मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाएं। मैं यहाँ मेडिटेशन करने की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ अच्छे थॉट सुनने की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ अपने दिमाग को, अपने मन को थोड़ा सा नियंत्रित करने की बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ सुना करो ये सब। टीवी में आने वाले जो शोज़ हैं अगर उनको थोड़ा कम देखोगे तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। यदि कोरोना की न्यूज़ थोड़ी सी कम सुनोगे ना तो भूकंप नहीं आने वाला कहीं। थोड़ा कम सुनो, न्यूज़ सुन लो, आधे घंटे न्यूज़ देख लिया बहुत है। उसके बाद कानों को आराम दो, मेडिटेशन म्यूज़िक सुना करो, मेडिटेशन वाली चीज़ें देखा करो, दूसरों के ऑडियो सुना करो, लेक्चर सुना करो। यही चीज़ है जो आपके दिमाग की कंडीशन को सुधार सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के सहारे यदि सुधारने का प्रयास करो तो कभी नहीं होने वाला, ठीक है। लास्ट इसके बाद सवाल है, रोनी चुप हो जा, लास्ट सवाल है इन्होंने भी अपनी मदर से रिलेटेड सवाल पूछा था। मैम, उनको रात में सोते समय हाथ पैरों में चुनचुनाहट होती है, डेली होती है। सोते समय हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। बीपी की दवाई भी लगी हुई है और डॉक्टर ने घुटने के दर्द के लिए सेंधवादी सुधा सायराप दिया था जो वो डेली पीते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, पहले तो हाथ पैरों में चुनचुनाहट होती है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। बीपी की दवाई ऑलरेडी इनकी चल रही है, हाई ब्लड प्रेशर की जो दवाई होती है वो ऑलरेडी इनकी चल रही है, ठीक है। और मेन चीज़ इनकी चुनचुनाहट और घुटने में दर्द होना, ये दो इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, ठीक है। इसको समझो यार, जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन होते हैं इन दोनों से रिलेटेड मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि यदि किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन है, यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो उसको ये सारी प्रॉब्लम तो होनी ही है। हाथ पैरों में चुनचुनाहट का होना यानी कि न्यूराइटिस कहलाता है, जिसमें हमारी जो पेरिफेरल की जो नर्व हैं, जो हमारे हाथ पैरों की नर्व हैं, इनके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम होने का कारण होता है डायबिटीज़ का होना या ब्लड प्रेशर का होना। जब व्यक्ति को डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर, मेरा डॉग रोनी चुप हो जा, लास्ट चुप हो जा थोड़ी देर बैठ गई।
जब किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है तो उसमें क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर हमारी छोटी छोटी सेल के अंदर पहुंचने वाला न्यूट्रिशन है वो प्रभावित होता है, जो इंटरनल प्रेशर होता है वो प्रभावित होता है, जिसकी वजह से न्यूरॉन में प्रॉब्लम आ जाती है। पेरिफेरल जो न्यूराइटिस होता है उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक दूसरे व्यक्ति ने भी सवाल पूछा था, उसमें मैंने इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है, उसको आप देख लेना तो और डिटेल में समझ जाओगे। यहाँ पर आप अपना ट्रीटमेंट नोट करो। पहली चीज़ तो एक्सरसाइज करवानी है, वो तो करवानी ही करवानी है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के पेशेंट को एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज में ध्यान रखें कि आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो कि बिस्तर पर लेट कर की जाती हैं। आप लोगों के लिए, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के लिए जॉगिंग करना, साइकिलिंग करना अच्छी एक्सरसाइज नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जब हार्ट हमारा जो यहाँ होता है वो पुश करता है ब्लड को, तो यहाँ तो वो प्रेशर के साथ पुश कर देता है, लेकिन जब वो पैरों से वापस उसको लेना होता है तो चूंकि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की बीमारी में है, जो ब्लड वेसल है उनकी क्रिया प्रभावित होती है, तो वो ब्लड वापस नहीं आ पाता। ऐसी कंडीशन में आप और ऐसी एक्सरसाइज करोगे जिससे ब्लड नीचे भर जाता है, तो पैरों में गंदा ब्लड इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम कम होने की बजाय बढ़ जाती है। तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के पेशेंट को कभी भी जॉगिंग और रनिंग वाली एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। आप बिस्तर पे लेट के करने वाली जितनी एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हैं। कौन सी एक्सरसाइज है वो भी आपको पुराने वीडियो में पता चल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख लेना, ठीक है। एक्सरसाइज करोगे तो हाथ पैरों में जो ठंड लगती है, जो चुनचुनाहट होती है, उसमें आपको आराम मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक मेडिसिन बता रही हूँ जिसका प्रयोग आपको काफ़ी लंबे समय तक करना है, वो है महामंजिष्ठादि क्वाथ। महामंजिष्ठादि क्वाथ आयुर्वेद की एक मेडिसिन है, लिक्विड फॉर्म में आती है। इसकी 10-10 ml की मात्रा में दिन में 2 बार सुबह शाम खाना खाने के बाद आपको लंबे समय तक, अगले 2 से 3 महीने तक के लिए आपको प्रयोग करना है। महामंजिष्ठादि क्वाथ से आपको घुटने के दर्द में भी आराम हो जाएगा और जो हाथ पैरों में चुनचुनाहट की प्रॉब्लम हो रही है उसमें भी आराम हो जाएगा। इसके अलावा आपकी इस कंडीशन के लिए आपको जो ट्रीटमेंट क्या लेना है वो मैं आपको ऑलरेडी ईमेल में बता चुकी हूँ। यहाँ मैंने आपके सवाल को इसलिए शामिल किया क्योंकि ये चीज़ बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिसको आप अपनी मेन प्रॉब्लम समझ रहे हो, वो मेन प्रॉब्लम नहीं है, वो एक सिम्टम है जो कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के कारण हो रही है। जब तक आपका डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होगा तब तक आपकी ये प्रॉब्लम सही नहीं होगी, भले ही कुछ समय के लिए कम हो जाए, ठीक है। तो मैंने आपको जो ईमेल में ट्रीटमेंट बताया है उससे आपकी प्रॉब्लम में कुछ समय के लिए आराम मिल जाएगा, लेकिन आपको टारगेट किसे करना है? मदर की डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर इन दोनों से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसमें आप सारे वीडियो देख डालिए, तो क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, कौन सी आपको डाइट हैबिट करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो आज की वीडियो में इतना ही है। 4 इंपॉर्टेंट सवाल थे जो मुझे लेने थे, जो मुझे समझाने थे, आपको एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ट्रीटमेंट में मैं आप सभी को ईमेल करके बता चुकी हूँ, ठीक है। चलिए, ऑलरेडी काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, 27 मिनट का वीडियो हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। यदि आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर आप पे करके पूछना चाहते हैं जिसमें श्योरिटी रहती है कि मैं रिप्लाई करूँगी ही, तो वो ईमेल करके पूछ सकते हैं, लेकिन उसमें आपको पे करना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।